हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की, तो उसके लिए हमें बेसिक चीजें बिल्कुल आना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें, अगर आप AMU 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें ये सेल चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। उसके साथ साथ में कोई CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा ऐसा है जो 9th क्लास में है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट है। प्लस कोई नीट एग्जाम या बायो से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको बता दें, आज हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो AMU 10+2 में पूछा जाता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले में साइंस वाला पोर्शन है, वो पूछा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं और ऐसा समझाऊंगा कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो उसके लिए नोट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इसमें लेकर चलूंगा, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से एक एक बातों को समझ पाए और वो भी जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो उनकी भी इस थ्योरी में से क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएं, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स महसूस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने सेल चैप्टर की तरफ। और चैप्टर इसी को बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। Cell is the fundamental and structural unit of living organism and basic unit of life। मेरा कहने का मतलब है कि कोशिका जो है वो जीवन की मूल इकाई होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर ही बना हुआ होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको बता दें, हमारी जो सेल है हमारी बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो भी सेल्स के माध्यम से कोशिका से मिलकर बनी हुई है। और फंक्शन मतलब हमारा जो शरीर काम कर रहा है वो भी कोशिका से मिलकर ही काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और एक शब्द आता है कभी कभी साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंदर भी कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साइटोलॉजी दे रखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी के अंदर आता है साइटोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनली, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटल, डेवलपमेंटल, पैथोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोशिका की जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारी साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका के अंदर जितनी भी जानकारी है उन सभी के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, चाहे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हो या उसके फंक्शनल के बारे में हो, चाहे जेनेटिकल के बारे में हो, सब कुछ इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब जो हम कोशिका पढ़ रहे हैं इस कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक मतलब 1665 में 1665 में ऑब्जर्व्ड डेड सेल विच रिसेंबल honeycomb like structure in cork comes from bark of tree। तो क्या था, बार्क ऑफ ट्री था। यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसी सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, वो एक डेड सेल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसकी स्ट्रक्चर देखने में कैसी थी, तो बोलेंगे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी, मतलब जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, ऐसी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, ही कॉल्ड दीज बॉक्स एज सेल, मतलब मधुमक्खी में छोटे छोटे जो छत्ते होते हैं उसी प्रकार के यहाँ इसमें सेल्स में दिखाई दे रहे थे, और एक छोटे से चेंबर को उन्हें सेल कहा। ठीक है ना, लिटिल रूम बोलते हैं इसको। He published what he observed under microscope in his book Micrographia। तो पेपर में आपसे पूछाएगा कि किस बुक में इन्होंने इस सेल के बारे में स्टडी करके बताया था, तो बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसको माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। तो इसके नीचे, ठीक है, माइक्रोग्राफिया के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है, ये भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नॉल एंड रस्का। तो आपको नॉल एंड रस्का ने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। In 1939 made it possible to observe and understand the complex structure of cell and its organelles।
मतलब हम आसानी से इस चीज को देख पाए सेल्स को, और सेल्स के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उनको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आराम से देख पाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट हमारा काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। द माइक्रोस्कोप। तो कुछ माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड डायरेक्टेड थ्रू द स्पेसिमेन इनटू द लेंसेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। दिस लेंस प्रोड्यूस ए ग्रेटली मैग्निफाइड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब माइक्रोस्कोप में हम छोटी से छोटी जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़ा करके हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, 1674 में वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पाउंड वाटर। आपको बता दें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तालाब के पानी में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, जिसमें इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, ठीक है, ये भी देखा। सबसे पहले स्पर्म भी इन्होंने देखा था। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह जो है वो भी इन्होंने सबसे पहले देखे थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। आपको बता दें जैसे हमारे शरीर में मेन पार्ट हमारा दिमाग है, उसी तरीके से आपको बता दें घर में जो फादर होते हैं वो मेन इंसान होते हैं। उसी तरीके से आपको बता दें हमारी सेल का एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, J.E. पुरकिंजे 1839 यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव। कोशिका के अंदर संपूर्ण कोशिका द्रव जो होता है, संपूर्ण जीवित पदार्थ जो होता है, जिसमें कोशिका द्रव और कोशिकांग दोनों मिले हुए होते हैं, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो आपको बता दें ये लिविंग मैटर होता है जो कोशिका के अंदर मिल जाता है। ठीक है, एक एक बात समझा रहा हूं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हो सकता है थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली हिंदी में इसलिए बातें कर रहा हूं जिससे कि हमारे अलीगढ़ में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी आसानी से पढ़ पाए अच्छे तरीके से। क्योंकि आपको बता दें एजुकेशन अड्डा, TVIT, एक दो यूट्यूब चैनल ही है जो सारी की सारी मतलब क्लासें जो है वो मतलब पॉसिबल करा पा रही हैं। देखो मैं बायोलॉजी से हूं तो मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी में कभी किसी को कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, जो मुझ पर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। देखो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में जर्मन पैथोलॉजिस्ट, ये क्या थे, जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, स्टेबलाइज्ड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुला ई सेलुला। पेपर में तुमसे पूछाएगा कि कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, तो बोले कोशिका की उत्पत्ति उससे पहले की उपस्थित कोशिका से होती है, जिसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। तो पेपर में ये भी आ सकता है। ठीक है, आपको बता दें जो रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने सेल थ्योरी में ये वाला जो टर्म्स था उसको भी ऐड करवाया था। आई थिंक आप लोगों को डिस्कवर से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम भी आप लोगों को पता चल गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे न्यू थ्योरी को देखते हैं। देखिए आपको बता दें यहां से हमारी मेन चीज स्टार्ट होती है सेल थ्योरी से, क्योंकि मेन क्वेश्चंस जो पूछे आते हैं वो सेल थ्योरी से पूछे आते हैं। कहां से आएंगे, सेल थ्योरी से। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सेल थ्योरी। The cell theory was formatted by two German biologists। तो आपको बता दें कौन से थे, M.J. Sleeden in 1838, a botanist and T. Schwann, इसको वो स्वान बोलते हैं। देखो आप लोग पूरा नाम देख पा रहे होंगे, दिखाते हैं, ये देखिए स्वान ए जूलॉजिकल इन 1839। तो आपको बता दें पेपर में आएगा कि जो सेल थ्योरी है, कोश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बोलेंगे स्लीडेन और स्वान वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था।
आपको बता दें जो स्लीडेन थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, आपको बताइए दोनों ही कैसे थे, जर्मन के थे। कहाँ के थे ये भी मैंने बता दिया, जर्मन के थे। ठीक है, थ्योरी तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ना। हाँ, बस थोड़ी सी इसमें कमी है कि जो शब्द हैं वो थोड़े छोटे दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए वीडियो को एचडी में कर लेना आप लोग। ठीक है, वीडियो में जो पिक्सल क्वालिटी होती है तो उसे एचडी में कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो कहां गया हमारा, हाँ ये रहा। अकॉर्डिंग टू देम द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेनेड बाय विर्चो। तो विर्चो ने आगे बता दिया था, और जो हमारा कोशिका है, कोशिका की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है या जीवित जीवों की जो मूल इकाई होती है उसी को हम कोशिका बोल देते हैं। सेल थ्योरी स्टेट दैट बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपको बता दें जितने भी सजीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में हो, चाहे अमीबा के रूप में, चाहे पौधे के रूप में, चाहे हाथी के रूप में, चाहे मछली के रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में, ये सभी के सभी जीवित जो हैं ये सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज इट्स सेल। आपको बता दें हमारा शरीर जो है, जो काम करता है, जब सेल्स हमारे बॉडी में काम अच्छे तरीके से करती हैं तब हमारी बॉडी ठीक से काम करती है। ठीक है ना, आपको बता दें ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एक्सिस्टेंट सेल्स, मतलब नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। जैसे हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से, उनके माता पिता की उत्पत्ति मतलब हमारे माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से, उनके तो आपको बताएं सेल जो है वो प्राणी सेल से ही डेवलप होती है। ठीक है, चलो समय आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का साइज क्या होता है। ठीक है ना, नॉर्मल साइज इन प्रोकैरियोट्स 0.2 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो नॉर्मल हमारी जो सेल्स होती है उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के लगभग पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मेजर 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, while viruses are still smaller and do not have a cellular structure। तो आपको बता दें जो यूकैरियोटिक सेल है, सेल्स जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया वगैरह मिलती हैं और यूकैरियोटिक सेल अमीबा से लेकर मनुष्य तक सभी में मिलती हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स कितना होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के लगभग ये मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, वायरस आर स्टिल स्मॉलर एंड डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब वायरस जो होता है कोशिका से मिलकर बना हुआ नहीं होता, इसलिए सेल थ्योरी वायरस के ऊपर भी नहीं लग पाती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेप ऑफ सेल्स, तो मतलब कैसा शेप है, शेप ऑफ सेल्स मेनली डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स, मतलब कोशिका जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो क्या वर्क करती है, जैसा वर्क होगा उसकी वैसे ही स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स irrespective to their function and location in an organism। तो देखते हैं आगे, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्लियर विजिबल है ना, देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होंगी थी, दो प्रकार की, संख्या के आधार पर। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होगी, मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होंगी। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है और ह्यूमन बीइंग्स ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, देखो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, तो आपको बता दें मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, क्या आपको एक भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, ये यूनिसेलुलर होते हैं। अगला है अमीबा, तालाब के अंदर अमीबा होते हैं लेकिन हमें दिखते हैं नहीं क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते ना। पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास, तो आपसे पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है निम्न में से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, 3 इनमें से दे देगा और एक बाहर से दे देगा और यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा।
जहां कहीं भी अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा हो तो एग्जाम्पल को याद जरूर करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में इन एग्जाम्पलों से क्वेश्चंस ही डेवलप किए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगी एक्सेप्ट यीस्ट। तो यीस्ट जो होता है इसको सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी बोलते हैं, जो बेकरी उद्योग में काम आता है, ठीक है। और आपको बता दें ये बियर वगैरह बनाने में भी काम आता है। और यीस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, इसमें से एक सेल होती है। प्लांट्स और एनिमल्स ये सभी जो होंगे ये कैसे होंगे, ये मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना। चलो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहां पर दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो आपको बताएं इस सेल्स की कुछ स्ट्रक्चर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सेल जो है एक छोटा सा कमरा है, लिटिल रूम है। तो ये चारों तरफ हमारी क्या होती है, चारों तरफ हमारी होती है दीवार होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर मान लो पर्दा वाला जंगले वाला जो होते हैं, कांच में लगा होता है, उसको बोल देंगे हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं जीव द्रव, ठीक है ना। और इस जीव द्रव को 2 पार्ट्स में मैंने बताया, साइटोप्लाज्म। तो आपको बता दें, क्या बोला मैंने, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसी को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इस साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होगा, और इधर की साइड में कुछ हमारे मिल जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन। तो आपको बता दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काइल, लाइसोसोम, ये हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है जिनमें सिंगल सेल होती है। दूसरा है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन वाले होंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप मुझे चेक करके बताइएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन आएगा या सिंगल मेम्ब्रेन आएगा, ये मुझे चेक करके सब लोग बताएंगे, ठीक है। नो मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम जो होते हैं इनके अंदर कोई भी कोशिका द्रव इसके अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। इधर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, तो ये हो जाएगा। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक कला बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रक द्रव बोल देंगे, न्यूक्लियस को केंद्रिका बोल देंगे, क्रोमेटिन धागे को हम बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आई थिंक ये वाला जो चार्ट है वो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से देखना, एक बार देखने के बाद दूसरी बार जरूर देखना। पहली बार में चीजें समझ में आएंगी, दूसरी बार में और अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आपको बता दें कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। तो कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कोशिका कला कैसी होती है? लचीली होती है। एंड इज मेड ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। तो इसमें लिपिड्स की कितनी लेयर होंगी? तो बोलेंगे 2 लेयर होंगी, ठीक है। और कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। तो पेपर में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला, कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होगी? तो बोलेंगे फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी, ठीक है। एंड प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको हम लिपोप्रोटीन भी बोल देते हैं। दिस स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेपर में आएगा कि जो हमारे पास कोशिका झिल्ली है या कोशिका कला है, इसको किसने एक्सप्लेन किया था? तो बोलेंगे सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, पहली बात। दूसरे नंबर पर आप बताएंगे कि कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनके द्वारा दिया गया था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके नीचे जहां जहां मैं बोल दिया करूं वहां पर माइंड में आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करें, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, ओनली सेलेक्टिव सोल्यूट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये क्या काम करता है? ये विलेय के कणों को आर पार जाने देता है, आवश्यक कणों को अंदर आने देगा और अनावश्यक कणों को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करता है कौन सी चीजों को अंदर लाना, कौन सी चीजों को बाहर, ठीक है। इट इज लेस देन वन करना है और नीचे करना है 10,000 mm इन थिकनेस। बहुत ही पतला होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है।
यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम भी काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में यहाँ से कुछ बातें पूछ लेता है कभी कभी। तो ये देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल सरफेस मेम्ब्रेन है जो आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये ग्लाइकोलिपिड्स है, ये वाले जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन है, ये वाले जो आपको बॉल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आपको पता चली गया, हाइड्रोफिलिक टेल है तो नीचे ये टेल है, तो ये हेड हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, बस ये समस्या मत बताना कि सर ये छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा जो डिजिटल बोर्ड है ये समझ लीजिए कि छोटा है इसलिए, ठीक है। भविष्य में बड़ा आ जाएगा, लेकिन अभी कंटेंट पर आप ध्यान दें। अगर आपको कंटेंट में कमी नजर आती है तब आप हमसे कहें, ठीक है ना। कंटेंट में मैं आपके कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये वाली बात मैं पक्का बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, द पॉलीसैकेराइड आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, प्रोटीन और द लिपिड आर इन्वॉल्व इनटू द सेल्स टू सेल्स recognized mechanism and fertilization when sperm and egg recognize each other। मतलब स्पर्म और एग एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन जब भी होता है, ठीक है। The process of taking in bulk of material from external environment into the cells is known endocytosis। It two types फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। तो आपको बता दें, जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई पार्ट अंदर जाता है सेल के, तो उसके लिए एंडोसाइटोसिस नाम दिया जाता है। इसमें कुछ खास बात है वो ध्यान रखना कि पेपर में आ सकता है कि जब हमारे पास सेल ईटिंग करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन जब सेल ड्रिंकिंग करती है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ये दोनों वर्ड फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन वर्ड पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान जरूर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक सेल से दूसरी सेल्स की तरफ, मतलब किस तरीके से चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है। डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन को आपको पता होगा, इसी को हम विसरण कह देते हैं। क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। ध्यान से देखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। आप यहां देख पा रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है तीनों स्टेट में होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट फ्लो टुवर्ड द लंग्स बिकॉज lungs have low oxygen concentration and CO2 from lungs flow outside because it has higher concentration in the lungs and compared to the outer environment। इसमें सिंपल ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम है और हमारे जो एनवायरनमेंट है वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे ऑक्सीजन जाती है। अंदर बॉडी के CO2 ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है, तो इसलिए अंदर से CO2 जो होती है बाहर रिलीज की जाती है, और ये प्रोसेस जो होती है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होती है, विसरण के माध्यम से होती है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं, osmosis। It is a process in which water molecules move from the higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। Only solvent can pass from the type of membrane the hydrostatic pressure due to the amount of water inside the cells because by osmosis is called the turgor pressure। आपको बता दें, जो ऑस्मोसिस होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जाता है, ठीक है।
तो आपको बताना है किसके जाएंगे, सॉल्वेंट होंगे, मतलब कि विलय के जो अणु होंगे वो मतलब सॉल्वेंट का मतलब है जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। आपने शायद देखा होगा कि किशमिश वगैरह जो होती है ना, अगर उसको हम पानी में डाल देते तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो आपको बता दें, जब वाटर के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर आएंगे तो बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल्स से बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंटर ऑफ वाटर इनटू इट्स सेल्स और सिस्टम। आपको बता रहे जब सेल्स के अंदर क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा तो सेल्स क्या होगी, सेल स्वेल करेगी, मतलब सेल फूल जाएगी, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस is the osmotic withdrawal of water from a cell or system। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को दस्त हो गए, उल्टी दस्त हो रहे हैं, बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो भैया आदमी का चेहरा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। तो उसी तरीके से आपको बता दें, जब सेल्स के अंदर से क्या करेंगे, आप बाहर निकाल देंगे वाटर को, तो जो सेल्स होगी वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। आगे बढ़े क्या, चलो देखो, सेल प्लेसेड इन सॉल्यूशन। तो प्लांट एंड एनिमल सेल प्लेस्ड इन साल्ट और शुगर सॉल्यूशन will behave in one of flowing way depending upon the concentration of external solution। आपको बता दें, यहां पर जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, विद थ्योरी पढ़ा रहा हूं, समझा भी रहा हूं भाई। इतनी थ्योरी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। कहीं कोई नहीं इतना पढ़ाएगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर के पार्ट्स बनाऊंगा मैं, हर चैप्टर के पीवाईक्यू भी कराऊंगा, नोट्स भी आपको मिल ही रहे हैं, प्लस इसके कॉन्सेप्ट आप लोग जान ही रहे हैं। तो इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, जाकर आप लोग चेक कर लीजिए कि एएमयू का इतने अच्छे से पढ़ा रहा हो। और यहीं से आपको बता दें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर जाते हैं तो बेसिक चीजें ये आनी ही चाहिए हर बच्चे को, ठीक है ना। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। The external solution is dilute A compared to cell content. It has more water content while the water content is lower inside the cell. The cell membrane allow pass of water in both direction. Due to difference in concentration of water molecules, there is net flow of water molecules into the cell. The phenomena is called endoosmosis। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। आपको यहाँ पर सिंपली ये कहा गया है कि हमारे पास एक वाटर का बीकर है, उसमें सेल्स को डाल दिया गया है। तो आपको बता दें, जो सेल के अंदर जो कोशिका द्रव है, इसकी तुलना में जो जल है, जो बीकर में जो जल डाला गया है, उसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बीकर से जल जो होगा वो कोशिका के अंदर आ जाएगा। जब कोशिका के अंदर आ जाएगा तो कोशिका जो होगी एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। एंडोऑस्मोसिस होगा तो कोशिका जो होगी नेट प्रभाव इस पर ही पड़ेगा, कोशिका हमारी फूल जाएगी, ठीक है। किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है, एंडोऑस्मोसिस का सिंपल सा एग्जांपल है। Isotonic solution, the external solution has the same concentration as that of the cell content. Therefore, water content is equal of both sides. The amount of water going inside the cell is equal to the amount water coming out of the cells. Therefore, there is no net movement of water. The cell size will be remain the same. आपसे मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको 10 रुपए का नोट दे दिया और आपने मुझे 10 रुपए का सिक्का दे दिया, तो मुझे बताइए कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ना आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है, उसकी सांद्रता और जल की सांद्रता दोनों की सेम है। तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएंगे उतने अंदर आ जाएंगे, जिससे कोशिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। The external solution has more osmotic concentration as compared to the cells. There is the less concentration of water in the outside solution that inside the cell. Since more water is present inside the cell,
more of it will be pass out. The phenomena is called exosmosis. Shrinking of protoplasm in plant cell is known as plasmolysis and animal cell is known as crenation. तो आपको बता दें, यहां पर सिंपल ये कहा गया है कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं हमने एक प्लांट सेल को हमने डाल दिया, ऐसे घोल में डाल दिया जिसमें चीनी या नमक मिला हुआ है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने सेल्स को डाल दिया, तो जो सेल के अंदर का जो कोशिका द्रव है, जो जीव द्रव का जो पानी है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते आ रहे हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तो हमारी जो कोशिका होगी वो सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाएगी तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो तुम बोलोगे एक्सोओस्मोसिस के परिणाम स्वरूप ये होता है। थ्योरी पूरा समझा दिया, प्लस मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में भी आप लोगों को समझा दूं, तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आप एक चीज और देख के जाइएगा, यहाँ पर है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल मतलब कोशिका, मतलब एक लिटिल रूम है, कोशिका लिटिल रूम है, आपका कमरा है, आपके कमरे के चारों तरफ जो दीवार होती है उसी को बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है ना? It is only found in plants, fungi and bacterial cell. तो आपको बताना है कोशिका द्रव प्लांट्स पौधे में मिलेगा, फंगी मतलब कवक में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, लेकिन आपको बता दें ये सेल वॉल हमारे एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। हमसे पूछेगा हमारे अंदर सेल वॉल है, बोलेंगे नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे अंदर। It is an additional protection covered outside the cell membrane which made the cell rigid. आपको बता दें ये जो कोशिका भित्ति है, दीवार हम कैसे बनाती हैं? दृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सेल वॉल इज मेड अप विद प्राइमरी वॉल, मिडिल लेलेमा एंड सेकेंडरी वॉल। तो मतलब इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए द थिकर सेकेंडरी वॉल अकर इनर टू द प्राइमरी वॉल इन मेजर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। इसमें मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्मेड ऑफ फाइब्रोसिस पॉलीसेकेराइड कॉल्ड सेलुलोज। पेपर में आएगा कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो बोलेंगे पॉलीसेकेराइड से। कौन सा पॉलीसेकेराइड, तो बोलेंगे सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, व्हाइल इट इज फॉर्मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई बट इज फॉर्मेट ऑफ काइटिन इज मोस्ट ऑफ फंगी। तो आपको बता दें, अगर जीवाणु की पूछे, बैक्टीरिया की पूछे, तो बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। कवक की पूछे तो कवक की, फंगी की बनी होती है काइटिन की। ठीक है ना? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिका भित्ति भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इससे आगे ये वाला जो पार्ट है, देखो बहुत ज्यादा पार्ट बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, फिर कहेंगे सर आप तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हो, इतनी थोड़ी कैसे याद करेंगे, समय नहीं आ पाएगा। तो इस आज के लिए बस इतना काफी है हमारी। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अब सेल्स का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी काय, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाले जो पार्ट है हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से पूरा फुल कंटेंट आपको बायोलॉजी का मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ठीक है, एएमयू में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो पहले थ्योरी में पढ़ा दूं, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा, जिससे कि एक एक चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट